हेलो एवरीवन, मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। तो एटलीस्ट हमने लास्ट में जाकर क्या पढ़ा था, आपकी मृदा वायु कि जहां एरिएशन अच्छा होता है, प्रॉपर एरिएशन होता है, वहां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर उनकी एक्टिविटी ज्यादा है तो विच्छेदन या आपका डिकम्पोजिशन क्या होगा, वेल तरीके से चलेगा। क्लियर। इसके बाद में हमने लास्ट क्लास में ये यहां तक हम डिस्कशन कर चुके थे। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपकी मृदा ताप, आपका सॉइल का टेम्परेचर। मृदा ताप शायद ये भी हम डिस्कशन कर चुके थे कि आपका जो टेम्परेचर है सॉइल में, जो टेम्परेचर है और जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपके सूक्ष्म जीव हैं, उनकी एक्टिविटी के लिए जो टेम्परेचर है, जो आदर्श टेम्परेचर है, वो होता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी हम डिस्कशन कर चुके थे। क्लियर। तो आज की क्लास में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो वो है आपका CN अनुपात, वो है आपका CN अनुपात। क्लियर। आपका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो मृदा के अंदर अगर CN अनुपात, क्लियर, अगर मृदा के अंदर CN अनुपात कम है तो विच्छेदन की दर क्या होगी, अधिक होगी। और अगर CN अनुपात अधिक है तो विच्छेदन की दर क्या होगी, कम होगी। क्लियर। दोनों जस्ट एक दूसरे के क्या चलते हैं, ऑपोजिट चलते हैं। क्लियर। यहां तक आया समझ में। तो लिखिए CN अनुपात, CN अनुपात, हेडिंग डालिए CN अनुपात। कौन से नंबर का पॉइंट था, शायद 5th नंबर का पॉइंट था आपका। CN रेशियो, CN अनुपात। लिखिए इसके अंदर नाइट्रोजन की अधिकता या CN अनुपात कम होने पर, नाइट्रोजन की अधिकता या CN अनुपात कम होने पर, लिखिए नाइट्रोजन की अधिकता या CN अनुपात कम होने पर, कम होने पर विच्छेदन की दर अधिक होती है एवं नाइट्रोजन की कमी तथा CN अनुपात अधिक होने पर विच्छेदन की दर कम होती है। क्लियर। नाइट्रोजन की अधिकता या CN अनुपात कम होने पर, CN अनुपात कम होने पर विच्छेदन की दर अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होने पर एवं CN अनुपात अधिक होने पर, CN रेशियो अधिक होने पर विच्छेदन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। यहां तक आया समझ में, या शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, नाइट्रोजन अधिक, CN अनुपात कम, तो आपका विच्छेदन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। अब अगर बात करते हैं नाइट्रोजन कम, CN अनुपात अधिक, तो विच्छेदन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका डिकम्पोजिशन की जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए आप। फिर अगर हम बात करते हैं मृदा पीएच की, फिर अगर हम बात करते हैं मृदा पीएच की, तो जीवांश पदार्थ जो है उनका विच्छेदन जो है वो उदासीन पीएच पे सबसे अधिक होता है। क्लियर। अब उदासीन पीएच की बात करते हैं तो उदासीन पीएच होता है आपका 5.5 से लेके 7.5। ये जो रेशियो है 6.5 से लेके 7.5 का, वो है आपका उदासीन पीएच। क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, मृदा पीएच। क्या डालोगे, मृदा पीएच।
क्या हेडिंग डालोगे? मृदा पीएच। फिर इसमें लिखना सबसे अधिक विच्छेदन उदासीन मृदा पीएच पर होता है। क्लियर? सबसे अधिक विच्छेदन उदासीन पीएच पर होता है। क्लियर? अब अगर उदासीन पीएच की बात करते हैं तो आपका जो उदासीन पीएच का जो रेशियो है वो होता है 6.5 से लेके 7.5। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, आपके दिमाग में कोई क्वेरी तो आप बता सकते हैं। आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है जल्दी, 2026 में एग्जाम है। क्लियर? तो अभी आपके पास काफी टाइम पड़ा है, अच्छे से तैयारी करो। क्लियर? जब तक या तो अपन टीम तैयार करके सुपरवाइजर का बैच स्टार्ट कर देंगे थोड़े टाइम में, जनवरी तक। क्लियर? इसके बाद में आपका जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है आपका पोषक तत्व। क्या है? पोषक तत्व। एक बार ये नोट कर लीजिए आप। पोषक तत्व में लिखिए, यदि पोषक तत्व की मात्रा अधिक है तो विच्छेदन की दर भी अधिक होगी, अधिक होगी। क्लियर? तो ये है सारे के सारे फैक्टर जो आपके जीवांश पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर को के डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लांट्स। क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने प्लांट्स पढ़ा था। उसके बाद में आपका CN अनुपात है, मृदा पीएच है, पोषक तत्व है, आपका एरिएशन है। क्लियर? आपका एरिएशन है। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो आपके ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्लियर? तो यहां तक नोट कर लीजिए आप। कर लिए? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट्स का विच्छेदन। कार्बोहाइड्रेट्स का विच्छेदन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्या पढ़ा था? आपकी शर्करा, स्टार्च, हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज। तो इनका ही क्या पढ़ेंगे अपन? विच्छेदन पढ़ेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप कार्बोहाइड्रेट्स का विच्छेदन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट्स का विच्छेदन। डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट्स के विच्छेदन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शर्कराएं। क्या पढ़ेंगे? आपकी शर्कराएं। क्या पढ़ेंगे हम? आपकी शर्कराएं, स्टार्च, सॉरी सुक्रोज, शुगर। शुगर क्या पढ़ेंगे हम? शुगर पढ़ेंगे। तो शर्कराओं का जो विच्छेदन है
उसके विच्छेदन से किसका निर्माण होता है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। और जो शर्कराएं अपघटित नहीं होती है या जिनका विच्छेदन नहीं होता है, उनके थ्रू किसका निर्माण होता है? एल्कोहल और आपके कार्बनिक अम्लों का। क्लियर? किसका निर्माण होता है? आपके कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। तो लिखिए इसके अंदर, शर्कराएं विच्छेदित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित हो जाती हैं या ऑक्सीकृत हो जाती हैं। लिखिए, शर्कराएं विच्छेदित होकर CO2 तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाती है तथा अविच्छेदित शर्कराएं आपके एल्कोहल और किसका? कार्बनिक अम्लों का निर्माण करती है। अविच्छेदित शर्कराएं कार्बनिक अम्ल एवं एल्कोहल का निर्माण करती है। क्लियर? लिख लीजिए यहां तक। अब अगर बात करते हैं शर्कराओं की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? ग्लूकोज, C6H12O6। C6H12O6 जो ऑक्सीकृत होकर किसका निर्माण करेगा? आपकी CO2 और हाइड्रोजन का, सॉरी जल का। तो लिखिए C6H12O6 प्लस 6O2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O। देखिए वैलेंस है नहीं है, 12 आपके हाइड्रोजन है, 12 आपके हाइड्रोजन। क्लियर? 6 आपके कार्बन यहां है, 6 आपके कार्बन यहां है। अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो 12 और 6 18 आपके ऑक्सीजन है, तो यहां 12 ये और ये 6 ये 18। क्लियर? तो ये सारी की सारी क्या है? बैलेंस है। अब अगर बात करते हैं हम कि कार्बनिक अम्ल कैसे बनेगा, तो आपकी जो शर्करा, जो आपकी ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो शर्करा है वो क्या होगी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और किसका निर्माण करेगी? आपके कार्बनिक अम्ल का। किसका? कार्बनिक अम्ल का। क्लियर? लिख लीजिए यहां तक। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपन विच्छेदन पढ़ेंगे या डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, वो किसका पढ़ेंगे आप? स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। क्लियर? यहां तक नोट कर लीजिए। लिख लिया? अब लिखिए आप स्टार्च। तो देखिए स्टार्च के अंदर क्या होता है? आपके अवायवीय बैक्टीरियाज होते हैं, आपके अवायवीय जीवाणु होते हैं, जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिखिए इसमें, इसके अंदर विभिन्न अवायवीय जीवाणु
स्टार्च को एल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर? विभिन्न अवायवीय जीवाणु स्टार्च को एल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये स्टार्च डाइजेस्ट एंजाइम के थ्रू किसमें बदलेगी? माल्टोज में। किसमें बदलेगी? माल्टोज में। तो ये है आपकी स्टार्च। कौन सा एंजाइम काम करेगा? डाइजेस्ट एंजाइम। डाइजेस्ट एंजाइम। और ये किसमें बदल जाएगी? माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? माल्टोज के अंदर। फिर अगर बात करते हैं माल्टोज की, तो ये माल्टोज माल्टेज एंजाइम के द्वारा किसमें बदल जाएगा? आपके ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। क्लियर? और वापस ग्लूकोज कहां चला जाएगा? वो जो पहले पढ़ाया था आपको, शर्करा का विच्छेदन, तो वही सेम प्रोसेस वापस कहां चली जाएगी? उसमें। और वही ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करेगा? O2 के साथ ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीडेशन होगा, जिसके बाद में किसमें बदलेगा? आपके जल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। क्लियर? तो वो सारी की सारी प्रोसेस वापस रिपीट होती रहती। नोट कर लीजिए यहां तक। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए हेमिसेल्यूलोज। नेक्स्ट लिखिए हेमिसेल्यूलोज। हेमिसेल्यूलोज। आपके डब्ल्यूओ की भी वैकेंसी आने वाली है, सुपरवाइजर की भी आने वाली है। तो सुपरवाइजर की अच्छे से करो ताकि आपके डब्ल्यूओ की अच्छे से करो ताकि आपके सुपरवाइजर आराम से क्लियर हो जाए। क्लियर? सुपरवाइजर का प्रेडिक्शन कर दिया है, डब्ल्यूओ की भी आने वाली है। तो अब पढ़ेंगे हम हेमिसेल्यूलोज का विच्छेदन। तो हेमिसेल्यूलोज में क्या होता है? विभिन्न एंजाइम्स पाए जाते हैं जो शर्कराओं को, जो हेमिसेल्यूलोज को किस में बदल देते हैं? शर्करा में बदल देते हैं, जो जल में घुलनशील होकर किसका निर्माण करती है? आपके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। तो लिखिए इसमें, यह हेमिसेल्यूलोज विभिन्न एंजाइम्स के द्वारा सरल शर्कराओं में परिवर्तित हो जाती है, जो जल में घुलनशील होकर पुनः जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। क्लियर? यह हेमिसेल्यूलोज विभिन्न एंजाइमों द्वारा सरल शर्कराओं में परिवर्तित हो जाती है, जो जल में घुलनशील होकर पुनः जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्लियर?
अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या होता है, एंजाइमों द्वारा अपघटित होकर किसमें बदलता है, सेलो बायोज के अंदर। किसके अंदर, सेलो बायोज के अंदर, जो पुनः किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज वापस किसमें बदलेगा, आपके जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। क्लियर। तो हेडिंग डालिए, ये था आपके थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर पे हेडिंग डालिए सेल्यूलोज। लिखिए इसमें सेल्यूलोज एंजाइमों द्वारा, सेल्यूलोज एंजाइमों द्वारा सेलोबायोज में परिवर्तित हो जाता है, जो आगे चलकर ग्लूकोज में बदल जाता है एवं ग्लूकोज अपघटित होकर जल तथा CO2 का निर्माण करता है। क्लियर। सारी की सारी टर्म कहां आके रुक जाती है, आपकी शर्करा के ऊपर। लास्ट में क्या बनता है, शर्करा। जैसे ही ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज में आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के बाद में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। क्लियर। तो ये यहां तक नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, मिटा दू। फिर पढ़ेंगे हम लिग्निन का विच्छेदन। किसका, लिग्निन का विच्छेदन। फिफ्थ नंबर पे है आपका लिग्निन। तो जो आपका जो लिग्निन का डिकम्पोजिशन होता है या विच्छेदन जो होता है, वो एक्टिनोमाइसिटीज और एक्टिनोमाइसिटीज और वेसिडियोमाइसिटीज के द्वारा होता है। तो लिखिए लिग्निन का विच्छेदन एक्टिनोमाइसिटीज एवं एक्टिनोमाइसिटीज एवं वेसिडियोमाइसिटीज वेसिडियोमाइसिटीज के द्वारा होता है। क्लियर। लिग्निन का विच्छेदन एक्टिनोमाइसिटीज एवं वेसिडियोमाइसिटीज के द्वारा होता है। क्लियर। उसके बाद में हम लास्ट जो पढ़ेंगे वो है आपके प्रोटीन्स का विच्छेदन। तो प्रोटीन्स का जो विच्छेदन है, जो डिकम्पोजिशन है, वो कौन करता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव करते हैं। क्लियर। ये पहले किस में बदलते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर बदलते हैं। किसको, आपके प्रोटीन्स को किसमें बदलेंगे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में। जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, आपके एमिनो एसिड्स के अंदर। क्लियर। और ये एमिनो एसिड्स किसका निर्माण करेंगे, आपके एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और किसका, अमोनिया का, कार्बनिक अम्ल का, किसमें कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। तो लिखिए प्रोटीन्स। लिखिए
प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा सर्वप्रथम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदला जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा सर्वप्रथम प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदला जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला श्रृंखलाएं आगे चलकर अमीनो एसिड्स में बदल जाती हैं एवं जो एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एवं कार्बनिक अम्ल, यौगिकों का निर्माण करती हैं। क्लियर? सूक्ष्म जीवों द्वारा सर्वप्रथम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदला जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आगे चलकर एमिनो एसिड्स में बदल जाती हैं जो एल्कोहल, CO2, अमोनिया तथा कार्बनिक अम्ल युक्त यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर? तो ये हुए आपके कार्बोहाइड्रेट्स का विच्छेदन कंप्लीट। क्लियर? क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स का विच्छेदन कंप्लीट। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कार्बन चक्र। क्या है? कार्बन चक्र। यहां तक नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए कार्बन चक्र। लिख लिया? तो अब हेडिंग डालिए कार्बन चक्र। क्या हेडिंग डालोगे? कार्बन चक्र। कार्बन चक्र। तो मृदा और वायुमंडल में जो कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं और उनके मध्य जो एक साइकिल पाया जाता है, उन सारे साइकिल्स को कंप्लीटली हम क्या कहते हैं? आपका कार्बन चक्र कहते हैं। तो मृदा तथा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन तत्वों में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आपका कार्बन चक्र कहते हैं। तो लिखिए इसमें मृदा तथा वायुमंडल में पाए जाने वाले कार्बन तत्वों, मृदा तथा वायुमंडल में पाए जाने वाले कार्बन तत्वों
में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से कार्बन चक्र कहते हैं, को सम्मिलित रूप से कार्बन चक्र कहते हैं। क्लियर? तो जो इसका डायग्राम है उसमें सबसे पहले हम लेंगे पादप को। किसको? पादप को। क्लियर? अब मुझे बताओ, पादप श्वसन के लिए किसका उपयोग करता है? किसका उपयोग करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्लियर? तो पौधा इसको किस रूप में ले रहा है? प्रकाश संश्लेषण में। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। अब मुझे बताओ, इन पौधों से क्या करते हैं जंतु? किसके रूप में? जंतु किसके रूप में? भोजन के रूप में। ये यहां से जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहां आई? पौधों के पास में। पौधों के पास में ये कार्बन डाइऑक्साइड आई, वो फिर पौधों के पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो जंतुओं में किसके द्वारा आएगी? भोजन के द्वारा। और वापस ये जंतु किसका डिस्कशन करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर? तो पहला तो ये हुआ। उसके बाद में श्वसन में। किसमें? श्वसन में। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो आपके जीवांश ईंधन के रूप में। जीवांश ईंधन के रूप में। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? एक साइकिल के रूप में क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है कहीं ना कहीं एक साइकिल के रूप में। अब अगर बात करते हैं कि जो पौधे हैं उनके अपघटन से भी क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी? वापस वायुमंडल में। तो ये हो गया आपका अपघटन। क्लियर? और ये है आपकी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। बना लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आपका ह्यूमस। क्लियर? जो कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे कि ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ह्यूमस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ह्यूमस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और ह्यूमस का सॉइल के अंदर अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसका सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? तो आप मशाल एजुकेशन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अपना जो चैनल है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। क्लियर? अगर किसी भी बच्चों को हिंदी इंग्लिश की नोट्स की PDF चाहिए तो वो मुझे DM कर सकता है या पर्सनली मैसेज करके मुझे बोल सकता है कि मुझे हिंदी या इंग्लिश के सॉइल केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए। क्लियर? तो मैं उन्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा या अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ये हुआ आपका कार्बन चक्र। तो मृदा तथा वायुमंडल में पाए जाने वाले कार्बन तत्वों में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हम कार्बन चक्र कहते हैं। ये रहा आपका कार्बन चक्र। ये आपकी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू कहां पहुंची? पौधों में। पौधों से ये काई जंतु में, भोजन के रूप में। फिर पौधों से ये वापस जंतुओं में किस रूप में आई? जंतु एवं अन्य जीवों में शोषण के रूप में। क्लियर? और फिर वापस ये जीवांश ईंधन के रूप में कन्वर्ट होगी। जीवांश ईंधन जैसे ही जलेंगे तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच जाएगी? आपके वायुमंडल में पहुंच जाएगी। तो ये सारा का सारा सीक्वेंस रोटेशन चलता रहता है जिसे क्या कहते हैं? कार्बन चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ह्यूमस। क्लियर? तो मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे ह्यूमस के बारे में। ये आप नोट कर सकते हैं।